देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हमारा साइंस में टॉपिक चलता है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक। क्या होता है अपवर्तनांक? हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे प्यारे बच्चों, उसी के ऊपर आधारित है हमारा अपवर्तनांक। देखिए परिभाषा क्या है। वायु में प्रकाशीय किरण के लिए आपतन कोण का मान I और अपवर्तन कोण का मान R का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे दिया हुआ है n बराबर साइन I बटे साइन R। ये स्नेल का नियम भी है प्यारे बच्चों। तो n बराबर साइन I बटे साइन R। I हमारा आपतन कोण है और R हमारा अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया, यानी कि n बराबर साइन I बटे साइन R का मान, साइन R का मान एक नियतांक होता है। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उस पृष्ठ का, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमारे पास सूत्र दिया हुआ है, तो ये हो गया ANW। इससे आप समझिए ANW साइन I बटे साइन R। ए यानी कि ए का मतलब होता है एयर, W का मतलब होता है वाटर, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये सूत्र हो गया ANW बराबर साइन I बटे साइन R। अब देखो प्यारे बच्चों, नीचे फार्मूला दिया हुआ है अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक हमारा हो गया n बराबर C1 बटे C2। C1 क्या है हमारा? वायु में प्रकाश की चाल। C2 क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जो फार्मूला हमारा दिया हुआ है, ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में प्यारे बच्चों कई बार आ चुके, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके, यानी कि इस फार्मूले को आपको पक्का याद करना है। ये हो गया ANW वायु के सापेक्ष माध्यम यानी कि जल का अपवर्तनांक। C1 बटे C2। C1 है वायु में प्रकाश की चाल और C2 है माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो अभी इस सूत्र के ऊपर आधारित हम आपको एक न्यूमेरिकल समझाते हैं। ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 3/2 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। कई बार ये प्रश्न जो है प्यारे बच्चों बोर्ड के एग्जाम में आ चुका। इसमें दिया हुआ है n, यानी कि अपवर्तनांक n बराबर है 3/2। पेपर में जो है कई बार 3/2 को 1.5 भी लिख कर दिया हुआ है। तो फिलहाल हमारे पास दिया हुआ है 3/2। तो ये C1 प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। C2 हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारे पास है ANW बराबर C1 बटे C2। यहाँ वैल्यू रखो, देखो n का मान है 3/2 बराबर 3 × 10⁸ बटे C2। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो C2 बराबर आ गया 3 × 10⁸ और गुणा 2/3। 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर। तो इस प्रकार से ये हमारी आ गई माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि जल में, जो जल माध्यम है, जल में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्या परिभाषा है देखो इसकी। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बराबर 90° का होता है। दोनों माध्यमों के बीच क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्या समझे प्यारे बच्चों? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90° का होता है, तो वह दोनों माध्यमों के बीच क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यदि I का मान क्रांतिक कोण R से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस प्रकार इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके क्या क्या नियम है हमारे पास? 2 कंडीशन है इसकी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास दी हुई है प्यारे बच्चों। अब देखो इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से, देखो ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास। ये ऊपर सारा का सारा है सघन माध्यम, यानी कि जैसे कोई कांच हो,
और नीचे है ये विरल माध्यम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। देखो ये आने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही, तो ये अविलंब है, तो ये अविलंब से दूर हट गई। अब यदि हम इस आई का मान बढ़ावें, जैसे इस चित्र में देखिए आप आई का मान बढ़ा दिया, जब इसका मान बढ़ावेंगे तो ये किरण जो है अविलंब से और दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से इस चित्र में देखिए आई का मान हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो एक स्थिति ऐसी आ गई, इसके लिए जो अपवर्तित किरण जो है इसका जो कोण हो गया हमारे पास ये 90 अंश का हो गया। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आई का मान और अधिक बढ़ा दें तो क्या होगा, इस चित्र में समझिए, यदि आई का मान और अधिक बढ़ा दें तो यही किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चली अगर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास है सूत्र है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, अर्थात 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो गया साइन आई बटे साइन आर। यदि आपतन कोण आई क्रांतिक कोण C हो तो अपवर्तन कोण R बराबर हो गया 90 अंश। देखो ये सूत्र हमारे पास 2n1 बराबर साइन C बटे साइन 90, यानी कि I का मान तो हो गया C के बराबर क्रांतिक कोण मान लिया, और अपवर्तन कोण R का मान हो गया 90, दोनों वैल्यू रख दी यहाँ से, ये हो गया साइन C बटे साइन 90। साइन 90 का मान प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो गया 2n1 बराबर हो गया साइन C, या इस माध्यम को बदल लो 1n2, जब ये इसका उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन C। तो ये सूत्र जो हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों, इस सूत्र को याद करना। ये सूत्र किसका है, यह क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र है n बराबर 1 बटा साइन C। 1n2 का मतलब है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n बराबर हो गया 1 बटा साइन C, साइन C का उल्टा होता है कोसेक C। तो ये सूत्र हमारा है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध का। आगे चल के इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल समझाते हैं। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, इस अपवर्तनांक की परिभाषा के अनुसार बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम तथा लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। अब देखो इसके ऊपर आधारित हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है छोटा सा ये, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। दिया है क्या दिया हुआ है हमारे पास, C बराबर दिया हुआ है 45 अंश, यानी कि क्रांतिक कोण C का मान दिया हुआ है ये 45 अंश। तो हमें निकालना है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। सूत्र है हमारे पास AN W, यानी कि कोई भी द्रव हो गया, बराबर 1 बटा साइन C, मान रख दिया 1 बटा साइन, ये हो गया 45। साइन 45 का मान सारणी में देख प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ा होगा आपने, साइन 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2, सबसे नीचे गुणा होगी सबसे ऊपर, तो ये हो गया अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से n बराबर आ गया अंडर रूट 2, अतः n का मान देखो अंडर रूट 2 का मान अगर हम निकालते हैं तो ये मान आता है 1.414। तो इस प्रकार से हम क्रांतिक कोण इनके उस द्रव का अपवर्तनांक निकालते हैं जिस द्रव का क्रांतिक कोण हमारे पास दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अभी देखो प्यारे बच्चों, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके ऊपर आधारित हमारे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है या प्रयोग हैं, कुछ उपयोग हैं। जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है, देखो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 तथा हीरे का वायु के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम 24 अंश है। तो इस प्रकार से जब किसी विशेष प्रकार से कटे हुए हीरे में बाहर का प्रकाश प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर
विभिन्न पृष्ठों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 अंश से कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर आता है, तो उस स्थान पर हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों उस स्थान पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिस स्थान पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह स्थान अत्यधिक तेज चमकदार दिखाई देता है। इसलिए हीरे में जो कुछ दरार हैं, हीरे में जो स्थान है जहाँ से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहीं से वह अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। अब देखिए जैसे उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, कांच में पड़ी दरार का चमकना। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, कभी कभी जैसे हम गाड़ी में सफ़र करते हैं या खिड़कियों में अगर कोई कांच टूट जा, उसमें दरार पड़ जा, तो उसी स्थान पर वह अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर उसका पूर्ण परावर्तन होता है। देखिए दरवाजे और खिड़कियों पर लगा कांच जब चटक जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। इन दरारों में वायु की पतली परत बन जाती है। इन दरारों पर पड़ने वाला प्रकाश वायु की परत में न जाकर कांच वायु के सीमा परत से पूर्ण परावर्तित हो जाता है, जिस कारण कांच में पड़ी दरार चमकने लगती है। तो यही कारण है प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखो कितना अच्छा उपयोग है, इसमें पड़ी दरार का चमकता है। क्यों चमकती है? क्योंकि जिस स्थान पर दरार होती है वहीं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए वो स्थान अत्यधिक चमकता है। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है प्यारे बच्चों भ्रम। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि दोपहर के समय गर्मियों के दिनों में 12-1 बजे के आसपास जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बहुत दूर से सड़क पर ऐसा नज़र आता है जैसे कहीं पानी भरा हुआ हो, यानी कि चमक ऐसी लगती है जैसे सड़क पे आगे की साइड में पानी भरा हुआ हो, ऐसा महसूस होता है, जबकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, केवल वो हमारा एक भ्रम होता है। यही रेगिस्तान की मरीचिका है, उसी को रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो उस समय दूर से चलने वाले यात्री को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत दूर पानी हो और उस पानी में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। तो ये केवल उसके लिए भ्रम होता है। जैसे ये है हमारे पास, ये कोई पेड़ है, ये पेड़ जो है हमें उल्टा दिखाई दे रहा, तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों रेगिस्तान की मरीचिका। इसे कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। देखो ये दिया हुआ है, जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान गर्म हो जाता है तो पृथ्वी की सतह के समीप वायु अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह के पास गर्म वायु विरल माध्यम और उससे ऊपर कुछ ठंडी वायु सघन माध्यम बन जाती है। जब दूर स्थित किसी पेड़ से प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर आती है तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण अविलंब से दूर चली जाती है। जब किसी परत पर आई का मान सी से बड़ा हो जाता है, देखो जब किसी परत पर आई यानी कि आपतन कोण का मान सी से बड़ा हो जाता है तो किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से उस स्थान पर वह किरण हमें पूर्ण रूप से परावर्तित होती हुई नजर आती है और वह किरण जो है ऊपर वापस लौट आती है। जब वह हमारी आँख में पहुँचती है तो हमें आभास होता है, क्या आभास होता है कि जो पेड़ है उसका हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस घटना को रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये केवल एक भ्रम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो नीचे का माध्यम अधिक गर्म होगा जो विरल कहलाएगा, उससे ऊपर का माध्यम थोड़ा ठंडा होगा। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर डिपेंड है प्यारे बच्चों रेगिस्तान की मरीचिका, जो हमें गर्मियों के दिनों में महसूस होता है, आभास होता है। अब देखिए आगे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये एक लेंस का है। किसी लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। देखो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा था। u क्या है, u बराबर है लेंस से वस्तु की दूरी माइनस की 15 होगी, और m बराबर कितना दिया हुआ है, +4, यानी कि इसमें दिया हुआ है वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब, तो इसलिए ये m बराबर हो गया 4। तो m बराबर सूत्र हमारे पास है v/u 4/1, तो v बराबर आ गया 4u। तो इस प्रकार से 4 गुना u का मान हमारे पास -15 है, तो v आ गया 15 चौका 60 सेमी आ गया। तो सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र है प्यारे बच्चों। रखो मान, माइनस का 1/60 माइनस माइनस का 1/15। अब देखो दोनों का एलसीएम, ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, एलसीएम आ गया 60, तो ये हो गया -1 प्लस 15 चौका 60, 4 में 1 गया 3/60 या 1/20। तो इस प्रकार से फोकस दूरी f बराबर आ गई 20 सेमी। तो प्रतिबिंब जो है लेंस से 20 सेमी दूर बनता है। फोकस दूरी f बराबर -20 है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लेंसों के और दर्पणों के सूत्रों को याद करके उनके न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। अब ये क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो प्यारे बच्चों टॉपिक हमारा चल रहा था, इससे आगे चलता है हमारे पास प्रिज्म। देखो प्यारे बच्चों इससे आगे का टॉपिक हमारा चलता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, ये एक कांच का टुकड़ा है जो त्रिभुजाकार है। तो इसमें जो है ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाली और ये वाली, ये कांच का पूरा टुकड़ा है, ये इसका मुख्य परिच्छेद है। तो क्या परिभाषा हुई प्यारे बच्चों प्रिज्म की, किसी समांग व पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। अर्थात किसी समांग व पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। देखो ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार टुकड़ा है जो प्रिज्म के रूप का है। अब दिया हुआ है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो ये हेडिंग हमारे पास है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। जब एक वर्णी प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, इस पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण खींचे गए अभिलंब, देखो आगे दिया हुआ है, खींचे गए अभिलंब की ओर झुककर अपवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किरण दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार की दिशा में प्रिज्म का कोण विचलन उत्पन्न करता है। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रिज्म का कोण a है तथा किसी रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m है, तो उस वर्ण के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2/sin a बटा 2, ये सूत्र है इसका। तो ऐसी स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं प्यारे बच्चों इस फार्मूले से। n बराबर हो गया a प्लस डेल्टा m बटे 2/sin a बटा 2, जहाँ आपतन कोण क्या है, I का मान है a प्लस डेल्टा m बटे 2 तथा अपवर्तन कोण R बराबर है a बटा 2 है। अब देखो नीचे इसका फिगर बना हुआ है आपके पास, ये एक त्रिभुजाकार टुकड़ा है, यह आने वाली आपतित किरण है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब है। इस प्रकार से जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये हमारा अभिलंब है। अगर हम इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं, ये पीछे बढ़ा दी और ये भी पीछे बढ़ा दी,
तो जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा बनता है विचलन कोण। इसे बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा एम। और ए हमारा है प्रिज्म का कोण। तो इस सूत्र के द्वारा जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है हम निकालते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से इस सूत्र को आप पक्का याद करें। अब देखो अब चलता है प्यारे बच्चों हमारे पास हेडिंग प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि इस प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब है श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करना। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तथा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग भागों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। इसके एक सिरे पर लाल तथा दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। हमारी आँख को ये रंग 7 समूह में दिखाई देते हैं। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखो आओ हम इस चित्र से समझते हैं प्यारे बच्चों। ये चित्र हमारे पास दिया हुआ है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो प्रिज्म है, ये आने वाला श्वेत प्रकाश है। ये अलग अलग रंग की प्रकाश की किरणें इसमें से निकलती हैं। यानी कि हमें ये जो प्रिज्म है ये प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। आप देख रहे कि जो हमारा आधार है, आधार की तरफ हमारा है बैंगनी रंग और सबसे ऊपर हमारा है लाल रंग। तो प्यारे बच्चों इससे साबित होता है कि जो हमारा बैंगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन इसका सबसे वर्ण विक्षेपण इसका सबसे अधिक। और इसी प्रकार से लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे ज़्यादा और इसका विक्षेपण या प्रकीर्णन आगे चलकर पढ़ेंगे, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और विचलन सबसे कम है। बाकी सभी रंग इनके बीच में हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस त्रिभुज के द्वारा हम अपने सभी रंगों का अध्ययन करते हैं। ये कहलाता है प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब हमारे पास हेडिंग चलता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का चारों दिशाओं में बिखरना, प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना। प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल, मिट्टी, वायु आदि हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का वायुमंडल की परतों के द्वारा, वायुमंडल धूल मिट्टी कणों के द्वारा चारों दिशाओं में फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारी परिभाषा हुई प्रकाश के प्रकीर्णन की। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि लाल रंग हमें बहुत दूर से दिखाई देता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकीर्णन के ऊपर आधारित प्यारे बच्चों दैनिक जीवन में हमारे कुछ उपयोग हैं, कुछ घटनाएं हैं जिनको हम सामान्य में देखते हैं। आओ हम आगे इनकी चर्चा करते हैं। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं हमारे सामने। आओ इन पर विचार करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है प्यारे बच्चों? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाली वायु के अणुओं या वायु के परतों या धूल मिट्टी के कणों के द्वारा वह चारों दिशा में उसका प्रकीर्णन हो जाता है, फैल जाता है। बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकीर्णन की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रकार बैंगनी व नीला रंग क्या होता है प्यारे बच्चों? बैंगनी व नीला रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। इस कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा
फैलाव ज़्यादा होगा, ज़्यादातर हमें वही प्रकाश दिखाई देगा। जैसे दूसरा दिया हुआ है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? देखो, जब सूर्य छिपता है या सूर्य निकलता है तो उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य स्थिति के निकट होता है, यानी कि वह हमारे से बहुत अधिक दूर होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकाश किरणों का वायु के अणुओं या धूल मिट्टी के कणों के द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। बाकी रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, और जो लाल रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इनके फैलाव सबसे कम होता है, और यही कारण है कि यही रंग हमारी आँखों में पहुँचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? खतरे का सिग्नल प्यारे बच्चों लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अर्थात लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग जो है हमें बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? देखो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। जिस जगह वायुमंडल नहीं होगा, धूल मिट्टी के कण नहीं होंगे, तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, यानी कि प्रकाश जो है चारों दिशाओं में नहीं फैलेगा। जब प्रकाश चारों दिशाओं में नहीं फैलने का, तो उस जगह हमें अंधेरा दिखाई देगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब देखो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो ये प्रश्न दिया हुआ है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाला प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है, तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या समझे प्यारे बच्चों कि तारों से जो आने वाला प्रकाश है उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, और जो तारों की स्थिति है वह हमें स्थिर न होकर के आभासी रूप में हिलती हुई नजर आती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखो प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट, व्याख्या करो कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? देखो ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं और तारे जो हैं पृथ्वी से बहुत दूर हैं। ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ग्रह प्रकाश के वृहद स्रोत माने जाते हैं, इनके पास अपना बहुत अधिक प्रकाश होता है, अतः ग्रहों से आने वाला प्रकाश किरणों में औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। इसलिए ग्रहों की स्थिति जो है स्थिर बनी रहती है, यानी कि हमें उनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई आभास हिलता हुआ नज़र नहीं आता है, इसलिए ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते, यानी कि ग्रहों की स्थिति जो है वो निश्चित रहती है। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो है इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। अब देखो आगे हम जो है अगली वीडियो में प्यारे बच्चों आपको अगली अभ्यास के बारे में बताएंगे, और थोड़े से इस अभ्यास के न्यूमेरिकल्स हैं जो सूत्र के ऊपर डिपेंड है प्यारे बच्चों। 1-2 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, वो करने के बाद में हम अगले अभ्यास पर यानी कि अगले लेसन पर चलते हैं, जिसका नाम है रंग बिरंगा संसार। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और अपने टॉपिक को सही तरीके से याद कीजिए, तथा इसके बाद एक वीडियो प्यारे बच्चों में ऐसी डाल लेंगे, ऐसी आपके पास भेजेंगे, जिसमें हमारे पास पूरी साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 1-1 नंबर की क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम इसमें भेजेंगे, जो 2-3 साल से लगातार पिछले 2-3 वर्षों से परीक्षा में आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सहायक
सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगली वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, ध्यान से देखना, अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करना प्यारे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।